कमरे में हल्का अंधेरा था। खिड़की से छनकर आती बल्ब की हल्की रोशनी पुराने फोटो फ्रेम पर आ टिकी, जैसे बीते वक्त की परछाइयों को फिर से जीने की कोशिश कर रही हो। सुनैना देवी, जिन्हें सब ताई मम्मा कहते थे, अपने बिस्तर पर शांत लेटी थी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, पर उनमें भी एक ठहराव था, एक थकी हुई शांति थी। यह लीजिए ताई मम्मा, आज की आखिरी खुराक, और ध्यान से सुनिए। नो अचार, नो चटनी और नो ठंडा पानी, तभी ठीक होगी आपकी खांसी। अब आप सो जाइए। बल्ब बंद कर जिया ने गुड नाइट कहा और कमरे से बाहर निकल गई। बहुत लंबी उम्र पाओ, सदा सुखी रहो बेटा। ये ताई मम्मा के दिल से निकले शब्द थे। आंखें मूंदकर वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन ना जाने क्यों आज नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मन बेलगाम घोड़े सा सरपट अतीत की ओर भागा जा रहा था और ठहरा तो उस पड़ाव पर जहाँ से वर्षों पहले उनका सुखद गृहस्थ जीवन शुरू हुआ था। सुनैना इस घर की बहू बनकर जब आई थी तो बस 3 सदस्यों का परिवार था और चौथी वह आ गई थी, जिसे घर भर ने स्नेह सम्मान के साथ स्वीकारा था। सास तो ऐसे लाल लड़ाती जैसे वह बहू नहीं, इकलौती प्यारी बेटी हो। छोटे भाई सा उसका देवर नकुल भाभी भाभी कहता उसके आगे पीछे डोलता, और पति रमन के दिल की तो मानो वो महारानी ही थी। सुनैना की एक इच्छा उठती तो घर के तीनों सदस्य जी जान से उसे पूरा करने में जुट जाते और फिर खुद अपने ही पर वो इतरा उठती। सोने पर सुहागे की तरह 4 सालों में 2 प्यारे बेटों केशव और माधव को जन्म देकर तो मानो सुनैना ने किला ही फतेह कर लिया। दोनों बेटों के जन्म के अवसर किसी शादी ब्याह जैसे ही मनाए गए थे। राज कर रही थी सुनैना, घर पर भी और घर वालों के दिलों में भी। स्वर्ग किसे कहते हैं? यही तो है मेरी धरती का स्वर्ग, सुनैना अक्सर सोचती। नकुल ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही लड़की पसंद कर ली थी और नौकरी लगते ही उसे लाकर माँ और भाई भाभी के सामने खड़ा कर दिया। जब इन दोनों ने कोई ऐतराज़ नहीं किया तो भला वो कौन होती थी विरोध करने वाली। इस तरह काव्या देवरानी बनकर इस घर में आई तो सुनैना को पहली बार लगा कि उसका एक छत्र ऊंचा सिंहासन डोलने लगा है। काव्या देखने में जितनी खूबसूरत थी, उतना ही खूबसूरत उसका नरम स्वभाव भी था। ऊपर से वह कमाऊ भी थी। नकुल के साथ ही काम करती थी और उसके बराबर ही कमाती थी। इतने गुणों के बावजूद अभिमान से वो एकदम अछूती थी। देवरानी के ये तमाम गुण सुनैना के सीने में कांटे बनकर चुभते थे और उसके मन में हीन ग्रंथियां बन पाते थे। सुनैना के निरंकुश शासन को चुनौती देने काव्या आ पहुंची थी, जो उसे खलनायिका की तरह लगती थी। काव्या माँ की एक पुकार पर जब वो काम छोड़कर भागी आती तो सुनैना जलकर खाक हो जाती। नकुल, जो बच्चों की तरह हर दम भाभी ये दो भाभी वो दो के गीत गाता, उसके आगे पीछे घूमता और अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए उसे ही पुकारता था, अब काव्या पर निर्भर हो गया था। हाँ, पति अब भी उसके अपने ही थे, लेकिन जब सुनैना काव्या के साथ मुकाबला करती या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती तो रमन समझाते, सुनैना, काव्या के साथ छोटी बहन की तरह बर्ताव करो, तभी इज्जत पाओगी। तब वो कितना भड़कती थी और काव्या का सारा गुस्सा रमन पर निकालती थी। काव्या के प्रति सुनैना का कड़वा व्यवहार माँ को भी बेहद अखरता था, मगर वो खामोश रहकर अपनी नाराज़गी जताती थी, क्योंकि लड़ना झगड़ना या तेज बोलना माँ जी के स्वभाव में शामिल नहीं था। काव्या केशव और माधव को भी बहुत प्यार करती थी। वे दोनों भी चाची चाची की रट लगाए उसके इर्द गिर्द मंडराते, लेकिन यह सब कुछ भी सुनैना को कब भाया था। कभी झिड़क कर तो कभी थप्पड़ मारकर वो बच्चों को जता ही देती कि उसे चाची से उनका मेल जोल बढ़ाना पसंद नहीं। बच्चे भी धीरे धीरे पीछे हट गए। फिर साल भर बाद ही काव्या भी माँ बन गई, एक प्यारी सी गोल मटोल बेटी को जन्म देकर। पहली बार सुनैना ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि बेटी को जन्म देकर काव्या उससे एक कदम पीछे और एक पद नीचे हो गई है, लेकिन यह सुनैना की
का बड़ा भारी भ्रम था। 3 पीढ़ियों के बाद इस घर में बेटी आई थी, जिसे माँ जी ने पलकों पर सजाया और काव्या को दुलार कर धन्यवाद भी दिया। माँ और नकुल ही नहीं, रमन भी बहुत खुश थे। उतना ही भव्य नामकरण हुआ जितना केशव और माधव का हुआ था, और उसे नाम दिया गया जिया। फिर 2 साल के बाद दूसरी बेटी प्रिया आ गई। नकुल की गुड़िया सी बेटियों में माँ जी के प्राण बसते थे। लगभग यही हाल रमन का भी था। सुनैना से यह सब बर्दाश्त नहीं होता था। वो अक्सर चिढ़कर बड़बड़ाती, वंश तो बेटों से ही चलता है ना, बेटियां तो पराया धन है, इन्हें इस तरह सिर पर धरोगे तो बिगड़ेंगे कि नहीं। उधर सुनैना के कटु वचनों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। इधर बच्चों में भी अनबन रहती। अक्सर केशव माधव के हाथों पिटकर जिया और प्रिया रोती हुई दादी के पास आती तो काव्या बिना किसी को कोई दोष दिए बच्चियों को बहला लेती कि कोई बात नहीं बेटा, बड़े भैया है ना। लेकिन दादी माँ से सहन नहीं होता। आखिर एक दिन तंग आकर उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी, बस अब समय आ गया है कि तुम दोनों भाइयों को अपने जीते जी अलग कर दूं, नहीं तो किसी दिन किसी एक बच्ची का सिर फूटा होगा यहाँ। माँ का फैसला मानो पत्थर की लकीर था और घर 2 बराबर हिस्सों में बंट गया। माँ ने साफ शब्दों में सुनैना से कह दिया, बड़ी बहू तुम अपनी गृहस्थी संभालो, मैं नकुल के पास रहूँगी। काव्या नौकरी पर जाती है और उसकी बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, अभी उन्हें मेरी सख्त ज़रूरत है। हाँ, तुम्हें भी अगर कभी मेरी कोई खास ज़रूरत पड़े तो पुकार लेना, शौक़ से आऊँगी। सुनैना स्वतंत्र गृहस्थी पाकर बहुत खुश थी, लेकिन हर समय बड़बड़ाना उसकी आदत में शुमार हो चुका था। इसलिए जब तब ऊंची आवाज़ में सुनाती, अरे कर लो अपनी बेटियों पर नाज, उनके ब्याह के समय तो भाइयों की नेक पूरी करवाने के लिए मेरे बेटों को ही बुलाने आओगी ना, या बेटे के बिना तो गति भी नहीं होती, बेटा ही तो चिता को आग देता है, खुश हो लो अभी। सुनैना की इन हरकतों की वजह से माँ जी ने तो उसके साथ बातचीत ही बंद कर दी। काव्या ने भी पलटकर ना तो कभी जिठानी को जवाब दिया और ना ही झगड़ा किया। अपने इसी विनम्रता के कारण तो वो सास और पति के मन में बसी थी। रमन भी उसकी सराहना करते न थकते थे। जीवन के बही खाते से एक एक साल घटता गया और एक एक जुड़ता गया। एक घर के 2 हिस्सों में बच्चे पल बढ़ रहे थे। केशव पढ़ाई और खेल में अच्छा खासा था, जबकि माधव का ध्यान पढ़ने लिखने में था ही नहीं। उसके लिए एक क्लास में 2 साल लगाना आम बात थी। इधर जिया और प्रिया दोनों ही बेहद जहीन थी, पढ़ाई में और व्यवहार में अति शालीन और शिष्ट। नकुल, काव्या और माँ ने उन्हें बेटों की तरह पाला था। वैसे भी ये तो सबको पता ही है कि यथा माँ तथा संतान, कुछ इसी तरह के थे दोनों घरों के बच्चे। कब उनका बचपन बीता और कब यौवन की दहलीज पर उन्होंने कदम रखा, पता ही ना चला। फिर आई अप्रिय घटनाओं के साल, जिन्होंने नए नए इतिहास लिखे। एक साल वह आया जब केशव अपनी योग्यता के बलबूते पर ऊंचे पद पर नियुक्त हुआ, और दूसरे साल बिना किसी की राय लिए उसने एक NRI लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होते ही उसने चंद महीने बाद ही सबको गुड बाय कहकर कनाडा की ओर उड़ान भर ली। तीसरे साल माधव अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गोवा गया तो वहाँ से वापस ही नहीं आया। बाद में एक दोस्त ने घर आकर सुनैना को माधव के एक क्रिश्चियन लड़की से प्रेम विवाह किए जाने के बारे में बताया। आंटी, उसका नाम डेजी है, पूरी अंग्रेजन लगती है। उसके पिता का पणजी में एक शानदार बियर बार है। इन तमाम बातों को सच साबित करने के लिए माधव का खत चला आया। माँ, मुझे डेजी पसंद थी, वो भी मुझे पसंद करती थी। हम शादी करना चाहते थे, मगर उसके डैड की 2 शर्तें थी। एक तो मैं धर्म बदलकर ईसाई बन जाऊं, और दूसरे मुझे वहीं रहकर
उनका काम संभालना होगा। माँ, मेरे लिए यह सुनहरा मौका था, इसलिए मैंने डेज़ी के डैड की दोनों शर्तें मान ली और कल चर्च में उसके साथ शादी कर ली। आप लोगों से इजाज़त लेना बेकार था, क्योंकि आप कभी इसके लिए तैयार न होते। इसलिए बस सूचित कर रहा हूँ और आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। माधव। सुनैना और रमन को लगा जैसे सारे कहर एक साथ टूटकर उन पर आ गिरे। बस एक धरती ही नहीं फटी जिसमें दोनों समा जाते। धर्म बदल लिया, अपने अस्तित्व को ही बेच डाला। ऐसा अधम और अवसरवादी इंसान मेरा बेटा कैसे हो सकता है? उस लड़की से बेशक ब्याह करता, मगर धर्म तो ना बदलता। तब शायद मैं उसको माफ़ भी कर देता और लड़की को बहू भी मान लेता। लेकिन अब कभी नाम भी न लेना उसका, सुनैना मेरे सामने। रमन ने एक लंबी खामोशी के बाद ये शब्द कहे थे। सुनैना भी जाने किस रौ में एक ठंडी सांस लेकर बोल गई, काश बेटों की जगह हमारी भी 2 बेटियां होती तो सिमट कर इज्जत से घर तो बैठी होती। बेटियां हैं हमारी भी, आंखों पर अपनेपन का चश्मा चढ़ाकर देखो सुनैना, नजर आ जाएंगी। तल्ख स्वर में रमन ने कहा था। इस घटना के 1 माह बाद ही माजी चल बसी, एकदम अचानक। शायद केशव और माधव की तरफ से मिला दुख ही इस मौत की वजह रहा हो। सुनैना का अभिमान अब चूर चूर होकर बिखर गया था। अब ना तो वो चिड़चिड़ाती थी और ना ही चिल्लाती थी। खुद अपने से ही वो बेहद शर्मिंदा थी, एकदम खामोश रहती और जब दर्द सहन शक्ति की सीमा को लांघ जाता तो रो लेती। जिया और प्रिया को अब सुनैना अपने पास बुलाना चाहती, दुलारना चाहती, मगर वो हिम्मत नहीं जुटा पाती। उन बच्चों के साथ किया गया अपना कपटपूर्ण दुर्व्यवहार उसे याद आता तो शर्म से सिर नीचा हो जाता। MBA के बाद जिया को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई तो सुनैना के दिल की गहराई से आवाज़ आई कि काश 2 बेटों की जगह सिर्फ एक बेटी होती तो आज मैं गर्व से भर उठती। प्रिया MBBS कर डॉक्टर बन चुकी थी और अब MD की तैयारी कर रही थी। जिया का रिश्ता उसके ही स्तर के एक सुयोग्य युवक पीयूष से हो गया था। जिया की शर्त थी कि वो बिना दान दहेज के ब्याह करेगी और पीयूष को यह शर्त मंजूर थी। ब्याह हो गया और कन्यादान सुनैना और रमन के हाथों कराया गया। सुनैना कृतज्ञ थी काव्या की। कम से कम एक संतान को ब्याह का सुख सौभाग्य तो काव्या ने उसके सूने आंचल में डाल दिया। जिया की विदाई के बाद तो रमन बिल्कुल ही खामोश हो गए। बोलते तो वो पहले भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब तो बस ज़रूरत भर बात के लिए ही मुंह खोलते। उम्र के साथ साथ शायद उनका गम भी बढ़ता जा रहा था। गम बेटों के बिछोह का नहीं, उनकी कपटपूर्ण चालाकियों का था। उनके दिल का सबसे बड़ा दर्द था माधव का धर्म परिवर्तन। कई बार वो सपने में बड़बड़ाते, कभी माफ़ नहीं करूँगा नीच को, मेरी चिता को भी हाथ न लगाने देना उसको। सुनैना, कहते हैं ना, इंसान 2 तरह से मरता है, एक तो सांसें थम जाने पर और दूसरा जीते जी पल पल मरकर। यह दूसरी मौत पहली मौत से ज़्यादा तकलीफ़देह होती है, क्योंकि ज़िंदगी की हसरतें और जीने की इच्छा मरती है, लेकिन एहसास तो जीवित रहते हैं ना। ऐसी ही मौत जी रहे थे रमन, और एक रात वो सदा के लिए खामोश और मुक्त हो गए। पति की मौत की वो भयानक रात याद आते ही सुनैना अतीत के घरौंदे से निकलकर वर्तमान के धरातल पर आ गई। उसे अच्छी तरह से वो रात याद है जब दोनों एक साथ ही एक ही पलंग पर सोए थे, लेकिन सुबह वह अकेली उठी और वो हमेशा के लिए सो गए। कैसी अजीब बात थी उस शांत निद्रा में कि रात खुद चलकर गए बिस्तर तक और सुबह किसी और ने उतार कर नीचे धरती पर लिटाया। नकुल ने बाद में बहुत जोर दिया कि केशव तो विदेश में है, माधव को ही बुला लिया जाए, लेकिन पति की इच्छाओं का मान रखते हुए सुनैना ने किसी भी बेटे को खबर तक नहीं करने दी। नकुल ने ही
भाई का दाह संस्कार किया। कैसी सोने सी अयोध्या नगरी थी जिसमें वो ब्याह कर आई थी और अपने ईर्ष्या और द्वेष की आग में जलकर उसे लंका बना डाला। बेटे बाद में बारी बारी से आए, पर उनका आना और जाना एकदम औपचारिक था। सुनैना भी बेटों के लिए वितरागी ही बनी रही। फिर तो ये अध्याय भी सदा के लिए बंद हो गया। जिया, पीयूष, प्रिया, काव्या चारों एक दिन एक साथ आए और जिद पकड़कर बैठ गए। ताई मम्मा, आप ये भूल जाएं कि हम आपको यहाँ अकेला छोड़ेंगे। आपको अब हमारे साथ रहना होगा। उठिए ताई मम्मा। बच्चों के प्यार के आगे सुनैना हार गई और वो एक आंगन से दूसरे आंगन में चली आई। उसे याद आया जिया के ब्याह के लिए जब काव्या उसके लिए अपनी ही जैसी सुंदर और महंगी साड़ी लाई थी और जिया ने उसे खूबसूरती से तैयार किया था, तब वो हुलस कर उठी थी। देखो रमन, कितनी प्यारी बच्चियां हैं और एक हमारे पूत हैं। काश। और एक निश्वास लेकर सुनैना ने फिर यादों का सूत्र थाम लिया। यह क्षतिपूर्ति थी अपने दुष्कर्मों की। बच्चों के प्रति प्यार था या उनके मधुर व्यवहार का पुरस्कार कि एक दिन सुनैना ने अपने वकील को बुलवाया और अपने हिस्से की तमाम चल अचल संपत्ति जिया और प्रिया के नाम करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन नकुल और काव्या ने वकील को यह कहकर लौटा दिया कि भाभी, आप माने या ना माने, यह केशव और माधव की धरोहर है और हम इस अमानत में आपको खयानत नहीं करने देंगे। जिया, पीयूष छुट्टियों में आते तो काव्या की तरह ही सुनैना को भी स्नेह सम्मान देते। पीयूष दामाद की तरह नहीं, बेटे की तरह खुलकर मिलता और उन्हें ताई मम्मा नहीं, बड़ी मम्मा कहकर बुलाता। कहता कि आपने ही तो जिया का हाथ मेरे हाथ में दिया है, फिर आप मेरी बड़ी मम्मा हुई कि नहीं। घर की मीठी चहल पहल पहले मन में कसक जगाती थी, अब उमंग भरती है कि काश ये मेरे बेटी दामाद होते तो मैं दुनिया की सबसे सुखी माँ होती। तभी अचानक उसे रमन की तिरस्कारपूर्ण निगाहें याद आ गईं, तो अपनी ओछी मानसिकता पर उसे अफसोस हुआ। मेरे ही तो बच्चे हैं ये और सुखी ही तो हूँ मैं। और कैसा होता है सुख? चौथेपन की लाठी बनाने के लिए ही तो माँ बाप पुत्र की कामना करते हैं और वो पुत्र तो कब के मेरा साथ छोड़ गए, मेरे पति की मौत का कारण भी बने। और ये फूल सी बच्चियाँ कैसे मेरे आगे पीछे डोलती हैं। ये सुख नहीं तो और क्या है, यही सुख भी है और स्वर्ग भी। सहसा सुनैना के मन में ये ख्याल खलबली मचा गया कि बेईमान सांसों का क्या भरोसा, ना जाने कब थम जाए और हो सकता है उसकी इसी रात का कोई सवेरा ना हो। रमन के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। इसीलिए अपनी एक खास इच्छा को आकार देने के लिए कागज कलम लेकर सुनैना ने लिखना शुरू किया। मेरी संतान, मेरी 2 बेटियां जिया और प्रिया ही हैं और ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी मौत के बाद मेरे शरीर को आग मेरी बड़ी बेटी जिया और दामाद पीयूष दें। यदि किसी वजह से वो मौजूद ना हो तो यह हक मेरी छोटी बेटी प्रिया को दे दिया जाए। मेरे घर, जेवर, बैंक के पैसे और शेष संपत्ति पर काव्या, जिया और प्रिया का बराबर अधिकार होगा। मैं सुनैना पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के यह घोषणा कर रही हूँ ताकि सनद रहे। अब काश शब्द को वो अपनी बाकी की बची जिंदगी में कभी जुबान पर नहीं लाएगी। यह निश्चय कर सुनैना ने चैन की सांस ली और पत्र को लिफाफे में यह सोचकर बंद करने लगी कि सुबह यह पत्र मैं नकुल के हवाले कर दूंगी। पत्र को तकिए के नीचे रखकर सुनैना सोने की कोशिश करने लगी। अब उसका मन शांत था और फूलों सा हल्का भी। फिर वो धीरे से करवट बदलकर लेट गई। आंखें बंद थीं मगर नींद कोसों दूर। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, सुनैना, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारा प्रायश्चित है। तुमने देर से ही सही मगर रिश्तों का मोल समझा। यही जीवन की असली जीत है।
धन्यवाद। ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।